हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल लॉ। और इंटरनेशनल लॉ में आज हम पढ़ेंगे वॉर। वॉर केवल आज का विषय नहीं है, बल्कि ये अतीत काल से चला आ रहा है। युद्धों का जो जिक्र है वो हमने धर्मशास्त्रों में भी पढ़ा है, जहां पर एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था और अपनी मनचाही बातें उनसे मनवाता था और उसको अपने अधीन कर लेता था। यही सिचुएशन आज भी है। इंटरनेशनल लॉ में वही चीजें हम अब पढ़ने वाले हैं। बदलाव कुछ भी नहीं हुआ, आज भी वही स्थिति है। एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण करेगा, सशस्त्र आक्रमण करेगा। कभी कभी वहां पर क्या है, हिंसा का भी प्रयोग हो जाता है उस आक्रमण में, और दूसरे राज्य को पराजित करने की पूरी कोशिश की जाती है। पराजित करके उस राज्य पर अपनी मनचाही शर्तें लगा दी जाती है, और अगर वो शर्तें नहीं मानता है तो युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कि वो उन शर्तों को नहीं मान ले। तो ये तो मैंने आपको वही बताई है जो कि कुछ विधिवेताओं ने इसकी डेफिनेशन में बताया है। प्रोफेसर ओपेनहाइमर का भी यही कहना है कि जहां एक राज्य दूसरे राज्य पर सशस्त्र आक्रमण करता है तथा दूसरे राज्य को पराजित कर अपनी शर्तें उस पर अधिरोपित करता है। प्रोफेसर स्ट्राक का भी यही है कि जहां एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करेगा और सशस्त्र आक्रमण करेगा, उसको पराजित करेगा और अपनी मनचाही शर्तें उससे मनवाएगा। प्रोफेसर हॉल का भी यही है, जहां पे इन्होंने एक पॉइंट और जोड़ दिया है कि सशस्त्र आक्रमण के अलावा कभी कभी वो क्या करते हैं, हिंसा का भी प्रयोग उस आक्रमण में कर लेते हैं और दूसरे राज्य को पराजित करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। उसको पराजित करना और अपनी शर्तें अधिरोपित करना। तो ये जो युद्ध की डेफिनेशन दी है जिन विधिवेताओं ने, उसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया है। प्रोफेसर आपके कौन कौन से थे, मैंने अभी बताया, जैसे ओपेनहाइमर, स्टार्क, हॉल, प्रोफेसर हॉल। तो ये कुछ हमारे जो जूरिस्ट हैं जिन्होंने इस पे इंटरनेशनल लॉ की युद्ध के ऊपर डेफिनेशन दी है। तो मैंने जैसे बताया क्या है कि युद्ध में दो या दो से अधिक राज्य है। अब जहां युद्ध हो रहा है तो मान के चलिए वहां दो या दो से अधिक राज्य तो होंगे ही। राज्य का मतलब यहाँ स्टेट से नहीं होकर नेशन से है। इंटरनेशनल लॉ में राज्य का शब्द का भी यूज होता है, पर वहां उसका अर्थ हमेशा नेशन से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ देशों की बात चलेगी। दो अगर स्टेट के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल करना उस कंट्री की ड्यूटी होती है जिसके अंदर वो स्टेट्स आते हैं। पर यहाँ नेशन के बीच में युद्ध चलेगा तो वहां पे उसको हैंडल करना इंटरनेशनल के रूप में जो जो संस्थाएं बनाई गई है उनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे अब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है, उसकी जिम्मेदारी है, सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है कि वो उसको रोकने का, शांति विराम का जो भी प्रयास हो सके वो करे। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, युद्ध में क्या हो सकता है, दो या दो से अधिक राज्य और उनके बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा। तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में यहाँ संघर्ष होगा। संघर्ष कैसा होगा, सशस्त्र बल का। वाक युद्ध की बात नहीं चल रही है, सशस्त्र बल से संघर्ष होगा। और संघर्ष में कई बार ऐसा भी होता है कि हिंसा का भी यूज कर लिया जाता है, हिंसा भी होती है। सशस्त्र बल का प्रयोग होगा। और सबसे बड़ा मोटिव क्या है, वही होता है युद्ध का मोटिव कि दूसरे पक्ष को हरा दिया जाए, कैसे भी दूसरे पक्ष को हराया जाए। तीसरे पॉइंट में क्या है, पराजित पक्ष है वो उस पर विजित पक्ष के द्वारा, यानी कि जो विजेता है उसके द्वारा अपनी शर्तें
अधिरोपित करना, अपनी शर्तें थोपना। जब तक वो शर्तों को नहीं माने तब तक जब तक वो शर्तों को नहीं माने तब तक क्या करना है, युद्ध को जारी रखना। तो ये है युद्ध की डेफिनेशन। दो पक्षों के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में संघर्ष होगा, कम से कम दो राष्ट्रों के बीच में संघर्ष होगा। संघर्ष सशस्त्र बल द्वारा होगा, उद्देश्य दूसरे पक्ष को हराना है और उस पर अपनी शर्तें अधिरोपित करना है। और अगर वो शर्तें नहीं मानता तो उसे तब तक उसके साथ में युद्ध जारी रखा जाएगा जब तक कि वो शर्तें नहीं मान लेता। तो हमने आज देखी ये युद्ध की डेफिनेशन। प्रोफेसर ओपेनहाइम, स्टार्क और हॉल ने ये डेफिनेशंस में कहा है, जिसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर दिया है। अब बात आती है कि जब युद्ध हो गया या युद्ध की स्थिति आ चुकी है तो अब उसका इफेक्ट क्या क्या आएगा, दोनों कंट्रीज पर युद्ध होने पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट सामान्य प्रभाव। सामान्य प्रभाव क्या होगा, जो विरोधी पक्ष का जो भी कंट्री है उसके जो भी सिविलाइज्ड पर्सन्स, जो भी लोग दूसरे विरोधी पक्ष की कंट्री में रह रहे हैं, सबसे पहले उनको या तो वहां रोक लिया जाता है, या तो तुरंत पहले निकाल दिया जाएगा, नहीं तो क्या होता है, कंट्रीज उनको वहां रोक लेती है। किस लिए रोक लेती है, ताकि वो अपने देश की सहायता ना कर सके। ये उनका पहला मोटिव होता है। तो सबसे पहला इफेक्ट तो उन्हीं पर ही आएगा क्योंकि वो वहां पे रह रहे हैं। दूसरा राजनयिक प्रभाव यानी कि डिप्लोमेटिक इफेक्ट क्या आएगा। तो डिप्लोमेटिक इफेक्ट सबसे पहले क्या आता है कि प्रत्येक कंट्री के अंदर हर राज्य के डिप्लोमेटिक नियुक्त किए जाते हैं। जब कभी भी युद्ध की स्थिति आएगी तो उन डिप्लोमेटिक्स लोगों को, उन राजनीतिक लोगों को वहां से निकाल दिया जाएगा। उनके साथ में युद्ध के नियमों के हिसाब से बुरा व्यवहार कभी नहीं किया जाता, पर कुछ देश ऐसा भी करते हैं जो कि युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये है डिप्लोमेटिक इफेक्ट, जहां पर राजनयिक को निकाल दिया जाएगा और उनको अपने देश में वापस भेज दिया जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, और वो है संधियों पर प्रभाव। तो संधियों पे प्रभाव जो हमारा टॉपिक है, तो उसके अंदर क्या है कि प्राचीन काल में ये स्थिति थी कि जैसे ही दोनों देशों में अगर युद्ध स्थिति आ जाती थी, युद्ध शुरू हो जाता था, तो जितनी भी ट्रीटीज थी, जितनी भी संधियां की गई थी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती थी। परंतु आज इस कंडीशन में, आज के टाइम में ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पर वहां पर जो देखने की होती है कि ट्रीटीज कौन सी चलेगी और कौन सी उस समय युद्ध के समय समाप्त हो जाएगी, उसकी दो कसौटियां निर्धारित की गई है। एक है सब्जेक्टिव और दूसरी है क्या आपकी, एक है आपकी, यहां नोट डाउन कर देती हूं, सब्जेक्टिव और दूसरी है आपकी ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में ये है कि वे ट्रीटीज, वे संधियां जो सब्जेक्टिव होती है वो युद्ध शुरू होने के बाद भी, उन दोनों देशों में युद्ध होने के स्थिति के दौरान भी कभी भी समाप्त नहीं होती है। और जो ऑब्जेक्टिव ट्रीटीज होती है वो युद्ध शुरू होने के बाद में खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ संधियां समाप्त हो जाती है युद्ध शुरू होते ही, कुछ संधियां हमेशा चालू रहती है, और कुछ ऐसी संधियां भी होती है जो युद्ध के दौरान निलंबित कर दी जाती है। तो यहाँ पे उसको तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो समाप्त हो गई है, जो कंटिन्यू चालू रहेगी और जो निलंबित कर दी गई है। तो जो संधियां युद्ध को रोकने के लिए बनाई गई है कि स्थिति उनकी बिगड़े ना आपस में, वे संधियां कभी भी समाप्त नहीं होती युद्ध के समय भी, क्योंकि वो संधियां बनाई इसलिए गई है कि युद्ध हो ही ना, तो इसलिए वो संधियां एज इट इज बनी रहती है। जो संधियां
शांति के लिए बनाई गई होती है कि उनमें मित्रता बनी रहे, वो संधियां युद्ध शुरू होते ही समाप्त हो जाती है। टेरिटोरी यानी कि जो क्षेत्राधिकार से संबंधित जो संधियां होती है वो भी युद्ध शुरू होते ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब युद्ध होगा तो आप मान के चलिए दूसरे कंट्रीज के अंदर फोर्स जाएगी तो वो क्या होता है, वो उन सीमाओं का उल्लंघन होता है। तो वो सीमाओं का उल्लंघन होना यानी कि वो संधियां ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाना। मेडिकल से रिलेटेड जो संधियां होती है, जो दवाइयों से संबंधित या मेडिकल से रिलेटेड जो संधियां होती है, वे संधियां केवल युद्ध के दौरान निलंबित की जाती है, उनको समाप्त नहीं किया जाता है। व्यापारिक जो संधियां होती है वो कुछ हद तक समाप्त भी हो जाती है और कुछ निलंबित भी हो जाती है। कुछ संधियां ऐसी होती है जिनका इफेक्ट यह होता है कि वह अपने हिसाब से होती है, उनको निलंबित चाहे तो निलंबित कर दे और चाहे तो उनको समाप्त कर दे। निलंबित यानी कि केवल उस समय तक के लिए रोकना जब तक वो युद्ध चल रहा है, और जैसे युद्ध समाप्त होता है वो पुनः इफेक्ट में आ जाती है, केवल उस दौरान उसको रोकना होता है। तो ये संधियां वो संधियां हैं जिनमें कुछ में चालू रहती है, कुछ बंद हो जाती है और कुछ निलंबित हो जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ चालू रहने वाली जो वही है कि जहां शांति के लिए संधियां बनाई गई है, जो शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई है, युद्ध रोकने के लिए बनाई गई है, दोनों देशों में युद्धों को रोकने के लिए बनाई गई है, वो फिर भी कंटिन्यू रहती है। जिस स्थिति में वो युद्ध रुके वो तब तक के लिए कंटिन्यू ही रहेगी। तो ये है यहाँ पे संधियों पे, ट्रीटीज पर सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब आ गया अनुबंधों पर प्रभाव। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट। दोनों देशों के बीच में व्यापारिक समझौते होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के जो पर्सन्स होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनके बीच में भी समझौते होते हैं। जो उन दोनों देशों के व्यापारियों के बीच में जो समझौते होते हैं वो भी युद्ध की स्थिति में समाप्त हो जाते हैं। कुछ सिचुएशन में वो शुरू रह सकते हैं या निलंबित हो सकते हैं। शुरू नहीं कह सकते, हम उसको कह सकते हैं उस समय तक के लिए निलंबित हो सकते हैं। अदरवाइज जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए गए होते हैं उस सब के सब कॉन्ट्रैक्ट युद्ध के शुरू होते ही, वॉर के शुरू होते ही समाप्त हो जाएंगे। अब आ गया ऋणों पर प्रभाव, 5th पॉइंट। दोनों कंट्री ने अगर आपस में ये किसी ने किसी को ऋण दे रखा है तो युद्ध की स्थिति में कोई भी देश दूसरे देश से उस समय युद्ध के टाइम ऋण की डिमांड नहीं कर सकता। वहां पे उस समय जो भी ऋण है वो नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि अब सिचुएशन क्या हो चुकी है, युद्ध की हो चुकी है। अब जब जो ऋण मांगोगे तो वो वापस पुनः उसी स्थिति में ही, शांति की स्थिति में ही मांगा जाएगा। ऋण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऋण की डिमांड युद्ध के समय विरोधी पक्ष के देश से नहीं की जाएगी। 6th पॉइंट, लड़ाकू तथा गैर लड़ाकू। जब युद्ध की स्थिति होती है, ये युद्ध शुरू होता है, सशस्त्र बलों का यूज किया जाता है, तो वहां पर लड़ाकू और गैर लड़ाकू दोनों सैनिक होते हैं। तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग उनके ऊपर इफेक्ट बताया गया है। लड़ाकू जो भी सैनिक होंगे उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको पकड़ा जा सकता है और उनको मारा भी जा सकता है। यानी कि उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, अपने देश ले जा सकते हैं, मार भी सकते हैं। परंतु जो गैर लड़ाकू जो भी सोल्जर्स होंगे, सैनिक होंगे, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, परंतु उनको मारा नहीं जा सकता। ये युद्ध के कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो युद्ध शुरू होने के बाद में दोनों कंट्रीज पर इक्वली होते हैं, इक्वली इफेक्ट डालते हैं। तो आज हमने देखा युद्ध की डेफिनेशन और उसके इफेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि कुछ कन्वेंशन आए थे, कुछ अभिसमय हुए थे जो इसलिए किए गए थे कि युद्ध की स्थिति ना आए, क्योंकि युद्ध की स्थिति में दोनों देशों को जन और धन दोनों की हानि होती है। तो वहां पर यह कोशिश की जाए कि युद्ध ना हो। तो कुछ कन्वेंशन को हम नोट डाउन कर लेते हैं
और उसको आगे बढ़ते हैं। प्लीज चलिए अब हम कुछ कन्वेंशन देख लेते हैं जो युद्ध को रोकने के लिए, उसके कुछ नियम बनाने के लिए आयोजित किए गए थे। तो सबसे पहला क्या है आपका जेनेवा अभिसमय, जो कि 1864 का था। आपका ये जो रेड क्रॉस मेडिकल का जो भी चिन्ह है रेड क्रॉस का, ये इसी कन्वेंशन से उपज है, वहां से ये आया है कि कोई भी जब मेडिकल की जब कहीं पर भी चल रही है, यानी कि युद्ध के समय मेडिकल सुविधाएं जहां दी जा रही है, वहां पर चाहे वह विरोधी पक्ष के घायलों की इलाज कर रहे हो या स्वयं के देश के, वहां पर कभी भी अटैक नहीं करना है। ये नियम बनाया गया कि मेडिकल कैंप पर कोई भी इफेक्ट युद्ध का नहीं आना चाहिए और वहां पर कोई भी आक्रमण नहीं होगा। तो पहला जो ये जेनेवा अभिसमय था, इसमें रेड क्रॉस यानी मेडिकल सुविधाओं के लिए और मेडिकल पे अटैक नहीं करने का सबसे बड़ा फैसला यही लिया गया था, जो कि बाद तक चला आ रहा है, आज तक चला आ रहा है। और बहुत सारी चीजें हुई थी, 13 संधियां हुई थी, पर वो थी ऐसी कि बार बार उनको अप्लाई किया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, लगाया जा रहा था और तोड़ा जा रहा था। क्योंकि युद्ध का एक ही नियम होता है, विजय। चाहे साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से जीतो, पर जीतना ही सबसे बड़ी चीज है। जब युद्ध शुरू होता है तो हर कंट्री अपनी तरफ से जितनी भी संधियां होती है, जितनी बाउंडेशन होती है, वो तोड़ देता है। और वो बाउंडेशन जो टूटे हैं वो हमारे सामने हैं। जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अटैक हुए थे, वो उन अभिसमयों को, उन संधियों को, उन ट्रीटीज को तोड़ना था। अमेरिका पे जो आक्रमण हुआ था पर्ल हार्बर पर, वो भी उसको, उन जो नियम थे उनको, युद्ध वाले नियम को तोड़ना ही था। तो अब हम बढ़ते हैं, ये तो था हमारा फर्स्ट कन्वेंशन। सेकंड पर आते हैं, हेग अभिसमय 1899 का ये अभिसमय है। तो इसके अंदर क्या था कि कोई भी इस तरीके का वेपन यूज ना किया जाए, ऐसी कोई भी एक्सप्लोरर गैस को यूज ना किया जाए जो कि बहुत बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचाए, बहुत बड़े मास को इफेक्ट करे। जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये नियम बने जरूर थे, पर जैसे ही न्यूक्लियर वेपन का यूज किया गया, इन नियमों को उड़ा दिया गया। क्योंकि वहां पर भी यही था, जब मना किया गया था कि आप ऐसे किसी भी वेपन्स का यूज नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली एक्सप्लोरर गैस का जो उसको घुटन हो जाए, जिससे आम जनता भी मरे, ऐसी कोई भी गैस का युद्ध के समय यूज नहीं करेंगे। कोई भी ऐसे वेपन्स, बुलेट्स या कोई भी ऐसी बलून में कोई गैस भर के किसी अदर कंट्रीज में नहीं छोड़ेंगे जिससे उसको नुकसान हो। थर्ड, हेग अभिसमय 1907। इस कन्वेंशन में क्या कहा गया था? इस कन्वेंशन ने जो 1907 का था, इसके अंदर इंग्लैंड, ब्रिटेन वगैरह इन कंट्रीज ने ये कहा कि कोई भी अगर मामला हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, तो उस डिस्प्यूट को सबसे पहले क्या होता है कि आर्बिट्रेशन से सॉल्व कर लेते हैं, यानी माध्यस्थम से सॉल्व कर लेते हैं। लड़ाई तक ना बात पहुंचे, आपस में बैठ के उसको रिजॉल्व कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। पर जर्मनी को ये बात नहीं हजम हुई। उसका ये कहना था कि आर्बिट्रेशन को यूज करना या नहीं करना एक कंट्री की इच्छा पर निर्भर करता है। ये बाउंड नहीं किया जाएगा कि उसे आर्बिट्रेशन यूज करना ही करना है। दूसरा, इसी कन्वेंशन में ये कहा गया था कि जो वेपन्स को जो बढ़ाया जा रहा है उसको कम किया जाए। युद्ध के लिए जो वेपन्स बनाए जा रहे हैं अपनी अपनी कंट्रियों के द्वारा, उन वेपन्स को जितना हो सके उतना कम करें। युद्ध के लिए या नॉर्मली आपको जो भी कंट्रीज के अंदर वेपन्स के लिए, जो भी आगे के लिए बढ़ाने के लिए जो जो कार्य चल रहे हैं, उन कार्यों पर एक तरीके से बाउंडेशन लगाई जाए। तो ये बाउंडेशन भी जर्मनी को पसंद नहीं आई और उसका अंततः रिजल्ट निकला, वो आपको पता ही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में।
और जर्मनी को वो चीज नहीं पसंद आई और उसने ब्रिटेन पर आक्रमण किया और दोनों के बीच में, और उसके बाद में देश जुड़ते गए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो यहां पर जितने ऊपर वाली ट्रीटीज थी, जो जो बातें कही गई थी, जो जो संधियां हुई थी, जो जो निर्णय लिए गए थे, उन सबको हटा दिया गया, सबको दरकिनार करते हुए एक विश्व युद्ध की तरफ पूरे देशों को झोंक दिया गया। अब जब विश्व युद्ध हो गया, अब आता है अगला कन्वेंशन। उसके बाद में, विश्व युद्ध के बाद में फिर कन्वेंशन हुआ जेनेवा अभिसमय 1929 में। इसमें पुनः इन्हीं बातों को फिर दोहराया गया, इन्हीं बातों को कि जब भी कोई इफेक्ट हो, जब भी कोई वॉर हो, तो प्लीज जैसे भी हो ट्रीटीज जो आपके माध्यस्थता में आर्बिट्रेशन है उसको यूज करो, वेपन्स को मत बढ़ाओ, वेपन्स को कंट्रोल रखो और न्यूक्लियर पावर का यूज बिल्कुल नहीं करना है। पर जो भी हुआ इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, किसी भी देश ने इनको मानने से मना कर दिया। बनी जरूर, पर जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्योंकि इसके बाद में आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वहां पर सारी वही चीजें पुनः दरकिनार कर दी गई और वही स्थिति में लाकर सभी देशों को फिर से खड़ा कर दिया गया और वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया गया, सभी संधियां तोड़ी गई, सभी नियम फिर से तोड़े गए। वर्ल्ड वॉर 45 में खत्म हुआ। इसके बाद में आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। हालांकि इतने बड़े संघ की स्थापना के बहुत सारे नियम भी बनाए गए थे, पर वो अपने नियमों को, अपने जो भी कार्य को था उसको करने में सफल नहीं हो पाई और दूसरे विश्व युद्ध की स्थिति हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में यूएनओ 24 अक्टूबर को ये बना है, इसकी स्थापना की गई, जो आज भी कार्य कर रहा है। अब आया जेनेवा अभिसमय। जेनेवा अभिसमय 1949 को किया गया। इसमें 3 प्रोटोकॉल लाए गए, फर्स्ट और सेकंड प्रोटोकॉल 77 में और थर्ड प्रोटोकॉल 2005 के अंदर। तो इसमें प्रोटोकॉल्स में कुछ नियम निर्धारित किए गए। क्या क्या नियम निर्धारित किए गए? सबसे पहला तो वही था कि मेडिकल पे कोई इफेक्ट, जहां मेडिकल सेवाएं चल रही है वहां पे कोई इफेक्ट या वहां पे कोई भी अटैक नहीं होगा। दूसरा, जो सिविल पर्सन्स हैं, सिविल जनता है, उसके ऊपर भी युद्ध का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। आम जनता को नहीं मारा जाएगा। जो भी जो युद्ध में जो भी सैनिक मरेंगे, युद्ध सैनिक की जो बॉडी होगी, डेड बॉडी, उनके साथ में बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, उनको भी सम्मान के साथ में रखा जाएगा। हालांकि ये आप देखते हो बहुत बार टूटते हैं ऐसे नियम। कुछ नियम और हैं, जैसे कि तो युद्ध सैनिकों को डेड बॉडी है उनको जो सम्मान है वो दिया जाए, उनके साथ में बुरा व्यवहार नहीं किया जाए, उनके ट्रीटमेंट के बारे में था। मेडिकल कैंप है, मेडिकल सेवाएं हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। उसके बाद में जो घायल सैनिक है, घायल सैनिक जो होंगे उनके साथ भी जो ट्रीट किया जाएगा उसके बारे में भी बताया गया। युद्ध के अंदर जब वॉर होता है कोई, उसके अंदर जो वेपन्स होंगे उस वेपन्स के यूज पर भी लिमिटेशन लगा दी गई। वेपन्स के, जो हथियारों के यूज पर क्या कर दिया गया? लिमिटेशन लगा दी गई कि एक लिमिट तक ही आप इन हथियारों का यूज करेंगे। और उन हथियारों के यूज करने का जो मेथड था
उसको भी बताया गया कि कहाँ कितना यूज करना है। तो इस तरीके से बहुत सारी उसके अंदर उन जो प्रोटोकॉल्स है उसके अंदर बातें बताई गई है। कुछ यूज की जाती है, कुछ नहीं की जाती, पर जैसे युद्ध की स्थिति होती है ये प्रोटोकॉल कैसे काम में लेंगे ये देश के खुद के निर्णय पर इफेक्ट करता है, उनके दोनों के डिसीजन पर इफेक्ट करता है कि वो क्या करेंगे और क्या ना करेंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। आज हमने वॉर देखा है, वॉर की डेफिनेशन के बाद में उसके इफेक्ट्स क्या क्या पड़ेंगे अगर कोई देशों में युद्ध की स्थिति हो जाती है। उसके बाद में उन युद्धों को रोकने के लिए कि युद्ध की स्थिति ना आए उसके लिए कुछ कन्वेंशन जो हुए थे उनके बारे में देखा। और लास्ट में हमने देखा कि जो प्रोटोकॉल्स बने हैं उस प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या क्या चीजें क्या क्या बातें बताई गई है, तो उसके मतलब क्या क्या कंक्लूजन निकले हैं प्रोटोकॉल्स के। तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।